एक बात को समझिएगा कि आरओ आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा है, दो बातें हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये पीसीएस की परीक्षा से भिन्न है। पीसीएस की परीक्षा से ये अलग है, ठीक है। और दूसरी बात कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस भी अलग है। क्या सिलेबस और पैटर्न दोनों के अलग अलग है। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमेशा छात्रों में कि आरओ और यूपी पीसीएस की परीक्षा का पैटर्न एक समझते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यही सबसे बड़ी गलती कि आरओ और पीसीएस की परीक्षा का छात्र क्या समझते हैं कि पैटर्न और सिलेबस एक ही समझते हैं। उनको लगता है कि आरओ और पीसीएस का सिलेबस एक है। अगर आप भी ये बात समझते हैं तो ये पूर्णतया गलत। आपको पूर्ण रूप से अगर आरओ का एग्जाम निकालना है तो पूर्ण रूप से आपको आरओ पर फोकस करना। आप ये सोच के तैयारी कर रहे होंगे कि पीसीएस की हम तैयारी करेंगे तो आरओ निकल जाएगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। आपको कोई कुछ भी बोले कि नहीं सिलेबस एक है, पैटर्न एक है, आपको कुछ भी कोई बोले, आप देखिएगा विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर, आप प्रश्नों को देखिएगा, सवाल जो पूछे जाते हैं उनकी बारंबारता को देखिएगा। क्या पीसीएस में और आरओ में जिस तरीके से प्रश्न पूछने का जो आयोग का तरीका है, क्या वही एक ही तरीका है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी हम आपके सामने सारी चीजें रखेंगे, ठीक है। इस बात को अभी केवल इतना समझना है कि पैटर्न और सिलेबस में अंतर है। आप कहेंगे कि सिलेबस जो पीसीएस प्री का दिया गया है वही तो आरओ प्री का दिया है। नहीं, अगर आप इस तरीके से सिलेबस को समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं, गलत समझ रहे हैं। पीसीएस के और आरओ के सिलेबस में अंतर है। तो पहले हम लोग सिलेबस की ही बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सिलेबस। पहले इसके सिलेबस से परिचित हो, ठीक। आरओ के पाठ्यक्रम को देखेंगे, इसके परीक्षा की प्रवृत्ति को देखेंगे, प्रवृत्ति एवं इसकी प्रकृति को भी देखेंगे कि इसकी प्रकृति क्या है। ये तीन चीजें अगर हमको पता है तो हम एग्जाम निकाल लेंगे। क्या करेंगे? हम एग्जाम निकाल लेंगे अगर तीन बातें हमको क्लियर है। क्या क्या? पाठ्यक्रम अगर हमको क्लियर है, प्रकृति अगर हमको क्लियर है और प्रवृत्ति। आप कहेंगे ये क्या है? प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है? अभी हम चर्चा करेंगे और सारी चीजें आपको बताएंगे कि एग्जाम की प्रवृत्ति और प्रकृति क्या होती है। तैयारी करने से पहले उन सारी चीजों को हमें समझना चाहिए जहां से एग्जाम निकल सकता है। क्या है कि किसी युद्ध को अगर हम लड़ने जा रहे हैं तो उसके सारे डायमेंशन को हमें पता होना चाहिए। अगर हमें डायमेंशन
तो हम युद्ध नहीं जीत पाएंगे। हम आपसे कह दें कि सिर्फ पढ़ना है और आप पढ़ने लगे दिन रात, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। एग्जाम हॉल में जब पहुंचे तब प्रश्न ही नहीं हल हो पा रही। फिर आपका सवाल रहता है कि जो पढ़ा था वो परीक्षा में नहीं आया। तो परीक्षा में नहीं आया, इस विषय पर कभी विचार किया है कि जो आयोग का सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, क्या उसी पाठ्यक्रम के आधार पर हमने तैयारी की थी? यह समझना अति आवश्यक है कि क्या आयोग के हमने पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी की थी। अगर आयोग के आपने पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी की होगी तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपने पढ़ा है वो पेपर में आए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब कि पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी नहीं की है। ठीक, अच्छा, ये तीन बातों को हमने समझ लिया। इन पर तीन पे तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे प्रारंभिक परीक्षा। किसकी? प्रारंभिक परीक्षा। अब प्रारंभिक परीक्षा 2 चरणों में संपन्न होगी। कितने चरणों में? 2 चरणों। जो प्रथम चरण होता है, प्रथम चरण, इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। अध्ययन का पेपर होता है जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरे चरण में उसी दिन शाम को, दूसरे चरण में सामान्य हिंदी का पेपर होता है, जिसमें 160 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सबसे बड़ी चुनौती कहां पर है? छात्रों में। देखिएगा, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में सभी छात्रों के जो 60 प्रश्न होते हैं वो लगभग 45 से लेकर 50-55, कई छात्र ऐसे होते हैं जो 60 में 60 सही कर। हिंदी बहुत बड़ी समस्या नहीं है प्रारंभिक परीक्षा की अगर बात करें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है सामान्य अध्ययन। जिसने इसको पकड़ लिया, सामान्य अध्ययन, वह प्री क्वालिफाई करना है। सामान्य अध्ययन को जिसने पकड़ लिया वह प्री क्वालिफाई कर जाएगा बड़े आराम से। और जिसने नहीं पकड़ा तो यह मान के चलिएगा दिन रात मेहनत कीजिएगा, लेकिन परिणाम हो सकता है जो आप अपेक्षा किए वो ना मिले। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब आप इसके पाठ्यक्रम को समझेंगे, जब आप इसकी प्रकृति को समझेंगे, जब आप इसकी प्रवृत्ति को समझेंगे, तब आप कहेंगे कि हाँ, आप ये बात बिल्कुल सच कह रहे हैं कि रात दिन पढ़ने वालों का हो सकता है आरो यारो प्रारंभिक परीक्षा नहीं। जो छात्र हमसे कहते रहते हैं कि आप हमको नोट्स दे दीजिएगा, मैं कह रहा हूं या बुक का नाम
नोट्स देते हैं, फिर भी आप पढ़िएगा, तब भी बताओ टीटी ना लिखे, क्योंकि आप पाठ्यक्रम, आप एग्जाम की प्रवृत्ति, आप एग्जाम की प्रकृति को नहीं समझ पा रहे, और जब तक ये नहीं समझ पा रहे हैं तब तक फिर वही लाइन, चाहे दिन रात पढ़ ले, कुछ नहीं। ये चीजें पता है तो उस आधार पर हम अपनी परीक्षा के लिए रणनीति तय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रणनीति तय कर सकते हैं। अच्छा, चलिएगा, कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछते रहना, ठीक है? परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है? सामान्यतः हम सुन लेते हैं कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, सामान्य विज्ञान, यूपी स्पेशल, ये चीजें पढ़ लीजिएगा, बस यही सिलेबस। या सामान्यतः बोल दिया जाता है कि जो पीसीएस 3 का सिलेबस है वही आरओ या आरओ का सिलेबस नहीं। देखिएगा, आयोग जो अपना सिलेबस देता है वो और छोटे में देता है, छोटे शब्दों में देता है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है कि एग्जाम की ये सिलेबस के आधार पर एग्जाम की प्रकृति और प्रवृत्ति क्या है। मेरी बात को समझो, ये तभी आप पता कर सकते हैं जब आप एक दो बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिए हुए हैं या फिर आप पीसीएस वगैरह का हाल ही में इंटरव्यू दिए, आप 2013 में इंटरव्यू दिए हुए हैं, तब तो आज का और तब का दौर में उसके पैटर्न, उसके प्रवृत्ति, उसकी प्रकृति में बदलाव देखने को मिलेगा। 360 डिग्री हो चुका, ठीक। और ये क्लास हम उन छात्रों के साथ शेयर करना चाहते हैं जो वास्तविक में सीरियस छात्र हैं, जो आगे अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम में आप देखेंगे कि इतिहास दो चरणों में है। नंबर 1 आपको भारत का इतिहास मिलेगा। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास कहने का अर्थ यह है कि हड़प्पा से लेकर आपको 1947 तक का इतिहास पूछा जाएगा, ठीक। एक मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1885 से मानी, 1885 से लेकर 1947। तो हड़प्पा से लेकर अगर हम भारत के इतिहास की बात करें तो 1947 तक न जाकर हम ये कह सकते हैं कि 1885 तक। इतिहास को दो चरणों में आयोग ने बांटा हुआ है। एक है भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में 1885 तक हम रख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो हम 1885 से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, पहला फेज चला 1947 तक, ठीक। अब देखिएगा यहां कि जो भारत
मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है और इसमें आधुनिक इतिहास यानी कि यूरोपीय कंपनी से लेकर और 1885 तक का इतिहास पढ़ना। इतना इतिहास पढ़ना है। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर बात करें तो 1885 से लेकर 1947 तक का इतिहास पढ़ना है। ये जो पीरियड है ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, इसको और इसको दोनों को इतिहास को पढ़ने का तरीका अलग होता है। आप कहेंगे ये क्या अजीब बात करते हैं? हाँ, दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। क्या ये जब आप भारत का इतिहास हड़प्पा से लेके 1885 तक का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको कथाक्रम पता होना चाहिए। क्या कथाक्रम? जिस छात्र को कथाक्रम नहीं है पता वो ये मान के चले कि आरो या होगा जो वर्तमान पैटर्न है उसके आधार पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो गलत होंगे। यहां कथाक्रम आपको पता होना चाहिए और यहां पर जो 1885 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है ये आपको कालक्रम पता होना चाहिए। कालक्रम यानी कि यहां कहानी पता हो, यहां आपको कालक्रम यानी कि डेटें पता हो। बात समझ में आ रही है? यहां कहानी की बात कर रहा है और यहां डेट की बात कर रहा है। यानी कि दो बातें स्पष्ट हो चुकी हैं कि आरो यारो की अगर हम इसकी प्रकृति की तरफ चलें, भाई यहां पीसीएस का मामला नहीं है, पीसीएस का भिन्न है। आरो यारो की बात कर रहा हूं, ठीक है? यहां पर आप देखेंगे कि अगर इसकी प्रकृति देखेंगे, एग्जाम की प्रकृति कि आरो यारो एग्जाम की प्रकृति क्या है, तो आप पाएंगे कि हाल ही में कथन कारण, कूट और इनमें से कौन असत्य है, 3 प्रकार के प्रश्नों की संख्या बढ़ी है। पिछले अभी पेपर दिया होगा, आधा पेपर में कम से कम 40 से 50 प्रश्न कथन कारण में पूछे गए। कथन कारण, कूट और असत्य, इनमें से कौन? कूट में क्या रहता है? केवल एक सही, 1 2 3, केवल 2 सही, इस तरीके से, ठीक है? ये 3 लेवल पे पेपर सेट किया जाए। अब ये पता होना चाहिए कि कथन कारण और कूट का सवाल बन कहां से सकता है इतिहास में। तो हम देखेंगे कि कथन कारण का जब कथाक्रम यहां पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो भाई मेरे कथन कारण का सवाल यहीं से ज्यादा बनेगा। कूट का सवाल यहीं से ज्यादा बन सकता है, असत्य वाला यहां से बन सकता है, डायरेक्ट फैक्ट वाला यहां से सवाल बनेगा, सीधा फैक्ट पूछा जाएगा, और कूट वाला भी हो सकता है यहां से। तो कथन कारण का इतिहास में सवाल आएगा तो हड़प्पा से लेकर यहां। और ये बात आपको बता दें, टीसीएस में तो ऐसा रहता है कि मॉडर्न इंडिया पढ़ लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास मत पढ़िएगा, तब भी काम हो जाएगा पीसीएस में।
क्योंकि मुश्किल से मुश्किल 3 सवाल देखने को मिलते हैं मध्यकालीन और प्राचीन इतिहास को मिलाकर, 3 या 4। लेकिन यहां पर आरो में ऐसा नहीं कहा जाता। 10 सवाल अगर यहां से आए हुए तो बताओ 10-15 सवाल यहां से आए हुए, तो इसके लिए ना आप प्राचीन इतिहास को छोड़ सकती हैं, ना आप मध्यकालीन इतिहास को छोड़ सकती हैं। और इसके साथ साथ आरो में अगर आप तैयारी कर रही हैं तो आर्ट एंड कल्चर के लिए आपको ऐसा नहीं है कि नितिन सिंघानिया की किताब पढ़नी है, नहीं। आर्ट एंड कल्चर का पतना तो कोई नोट्स ले लीजिए, वहां से आपको सीधे सवाल 2 प्रश्न मिल जाए, मिलने की संभावना है 2 प्रश्न। तो इतिहास में आप ऐसे देखेंगे तो लगभग में 25 से 30 सवाल देखने को मिलेंगे, 25 से 30 सवाल। और इसी तरीके से अगर आपने अध्ययन किया तभी ये 25 से 30 सवाल होंगे सही। आपको पढ़ना नहीं है, आपको काम करना है। काम क्या करना है? काम। कोई भी परीक्षा पढ़कर कभी नहीं निकलती, परीक्षा की दिशा में काम करना होता है, इस बात को समझिएगा। परीक्षा पढ़ने से अगर निकलने लगे तब तो आप देखिएगा 12-12 घंटे लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपने ऐसा भी सुना होगा कि 4 घंटे में उस व्यक्ति ने परीक्षा को क्रैक कर लिया, केवल 4 घंटे पढ़ा। तो 4 घंटे पढ़ता था का मतलब ये है कि वो काम करता था। जब आप विषय पे काम करते हैं तो आपकी समझ बढ़ती है, तो प्रश्न गलत होने की संभावनाएं कम होती है। ठीक, इसी तरीके से अगर आप जाएंगे संविधान, अब छात्रों को लगता है कि भाई पॉलिटी बहुत आसान है, पॉलिटी में तो कुछ करना ही नहीं है, हम जब चाहेंगे तब क्रैक कर लेंगे। नहीं, पॉलिटी में क्या अनुच्छेद पढ़ना है, 395 अनुच्छेदों को रख लिया तो पॉलिटी कंप्लीट हो गई। अगर ऐसा आप भी सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। पॉलिटी जब भी आप पढ़ें तो आप सबसे पहले आपका क्या तरीका होना चाहिए कि शासन प्रणाली कंप्लीट होनी चाहिए। शासन प्रणाली एकदम कंप्लीट होनी चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, एकात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, संघात्मक शासन प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यहां से हर वर्ष परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 सवाल जरूर। इसके बाद में मूल अधिकार आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार को रख लिया, कंप्लीट हो गया, नहीं। अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया, राज्य की परिभाषा का अर्थ क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या बात बोली, अनुच्छेद 14 में क्या बात बोली, 15 का क्या मतलब। एक एक अनुच्छेद आपका क्लियर होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के। ऐसे ही आपको डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्लियर होने चाहिए। ऐसे ही आपके मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य याद होनी चाहिए। और इसके बाद में आपको यह पता होना चाहिए कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कब टकराव होगा, यानी कि केस स्टडी आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार में अंतर संबंध क्या है, क्या एक दूसरे के पूरक है या विरोधाभास है, और पूरक है तो किस आधार पर। आपको यह पता होना चाहिए कि मूल कर्तव्य भारत की जनता को क्यों दिए हैं। संघ की कार्यपालिका में आपको राष्ट्र
एकदम क्लियर होनी चाहिए। यहां सब जगह से कथन कारण कूट और भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रश्न कथन कारण और कूट के ही बनते, क्योंकि ये जो भारतीय संविधान है ये पूरा कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ, पूरा कॉन्सेप्ट। इसलिए संविधान को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे और लगभग में 15 से 20 सवाल देखने को मिलते हैं। इसके बाद में अगर हम भूगोल की बात करें, भूगोल आरओ और पीसीएस में भूगोल अलग तरीके से पढ़ा है। आप कहेंगे ये कौन अजीब बात है, अलग तरीके से कैसे पढ़ा जाएगा? हाँ, अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। कैसे अलग तरीके से? हमने आपको आगे बरोबर ही कहा कि दोनों के सिलेबस में अंतर है। जहां यूपीपीसीएस नदी, पर्वत, पठार इनसे सवाल देखे जाते हैं, वहीं आरओ में एक या दो सवाल यहां से देखा है। आप जब भूगोल का अध्ययन कर रहे होंगे तब आपको व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जैसे चीजों का अध्ययन करना होगा, पढ़ना होगा, जो पीसीएस में सवाल नहीं पूछे जाते, जिस एरिया से नहीं आती उस एरिया से आरओ में प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे आरओ के सिलेबस में व्यापार, उद्योग, वाणिज्य अलग से स्पेशल दिया गया। तो भारत के भूगोल से सवाल आप देख, अगर हम वाणिज्य, व्यापार, उद्योग को अलग कर दें तो आप देखेंगे भारत के भूगोल से मुश्किल 5 सवाल देखने को मिलेंगे। 5 सवाल, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन वाणिज्य, व्यापार, उद्योग इनसे आप देखेंगे तो 10 सवाल या 15 सवाल देखने को मिलेंगे। 15 सवाल। और इसके बाद में भूगोल से, भारत के भूगोल से सवाल कम रहते हैं, लेकिन वहीं विश्व के भूगोल से सवाल पूछता, भूगोल से सवाल पूछता है, जो कि पीसीएस में सवाल नहीं पूछा जाता है। विश्व के भूगोल बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता, लेकिन आरओ ने विश्व के भूगोल से सवाल पूछती है। देश की राजधानी, एक सवाल हर वर्ष आना है। देश की राजधानियां बताओ, मिलाने के लिए दे दे। यानी कि जो आपकी मैपिंग ज्योग्राफी है विश्व भूगोल की, वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, वो आपकी पूर्ण तरीके से क्लियर होनी चाहिए। यहां से लगभग में विश्व भूगोल से खनिज हो गया और भी कई चीजें हो गई जो यहां भी वाणिज्य, व्यापार, उद्योग से सवाल पूछेगा विश्व भूगोल। तो यहां से भी लगभग 10 सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि 25 से 30 सवाल आपको भूगोल से देखने को मिलेंगे। 25 से 30 सवाल भूगोल से देखने को मिलते हैं, लेकिन पीसीएस का और आरओ का एरिया प्रश्न पूछने का अलग अलग है। आप हमारी बात को अगर नहीं मानते होंगे तो आप ऐसा करिएगा, कम से कम 3 वर्षों के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए। अभी जो हाल में हुआ है उस पेपर को देखना, इसके बाद में 2019 वाला एग्जाम हुआ है री एग्जाम, उसको देखना, 2019 वाला एग्जाम देखना। और जो एरिया हमने आपको बताई है, क्या उसी पैटर्न का सवाल पूछा, वही पाठ्यक्रम है आरओ का? ये पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे हैं।
आप देखेंगे पर्यावरण के प्रश्न अधिक मात्रा में पूछेगा। आरओ यारों में ऐसा नहीं होता। पर्यावरण के अधिक मात्रा में एक कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछे जाते हैं। आरओ यारों में आपको फैक्ट के रूप में सामान्य सा प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य सा प्रश्न देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा नहीं, 5 सवाल, इससे ज्यादा नहीं जाए, 5 सवाल सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण। अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामान्य विज्ञान में भी आप देखेंगे 10 से 12 सवाल पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। सामान्य विज्ञान में 10 से 12, और वो भी आप देखेंगे जीव विज्ञान से ज्यादा सवाल रहते हैं, वनस्पति विज्ञान से 1-2 सवाल रहेंगे, बाकी आपका भौतिक से 1-2 रहेगा, रसायन से 1-2 रहेगा। तो सामान्य विज्ञान के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन महत्वपूर्ण बात तो अब है क्या, 2-3 चीज। नंबर 1, जनसंख्या नगरीकरण। जनसंख्या नगरीकरण। जनसंख्या नगरीकरण से प्रश्न सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं पीसीएस में। आपको 1-2 देखने को मिलते हैं या हद से अधिक 5, इससे ज्यादा नहीं जाता। लेकिन आरओ यारों में जनसंख्या नगरीकरण से 10 से 12 सवाल देखने को मिलते हैं। 10 से 12 सवाल, 15 सवाल पूछे गए थे 2019 का जब आरओ यारों का एग्जाम हुआ। जनसंख्या नगरीकरण, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो जनसंख्या नगरीकरण अभी से याद करने लगो, अभी से। मैं आपको बता रहा हूं, पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं आरओ यारों का तो जनसंख्या नगरीकरण अभी से याद करने लगो। कुछ मत कीजिएगा, परीक्षा वाणी की जनसंख्या नगरीकरण की बुक आती है 30 या 40 की मिलेगी मार्केट, 30 या 40। उसको क्या कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या नगरीकरण याद करने लगिएगा और भारत का और वैश्विक स्तर का कुछ जनसंख्या नगरीकरण याद करना। ठीक, अगर आप नहीं ले पा रहे तो हम कुछ दिनों में आपको प्रिंट करा के या किसी भी माध्यम से जनसंख्या नगरीकरण की आपको फोटो भेज देंगे, पीडीएफ बना के भेज देंगे। उतना पढ़ लीजिएगा, जनसंख्या नगरीकरण से काम हो जाए। ठीक, दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल इग्नोर बिल्कुल मत करना। 25 सवाल करंट मिला के 30 सवाल, जिसका जनसंख्या नगरीकरण और यूपी स्पेशल क्लियर है वह छात्र आरो यारो निकाल। अब ये मत सोचिएगा कि
सामान्य तरीके से अध्ययन करें और आरो यारो निकल जाएगा, नहीं, अभी एग्जाम की प्रकृति की तरफ जा। सबसे बड़ा और एक कंफ्यूजन छात्रों के अंदर जो एक फोबिया बना हुआ है करंट को लेकर कि करंट का हमें पीडीएफ दे दीजिएगा, करंट पढ़ा दीजिएगा, करंट बहुत कुछ है, करंट ही सब कुछ है। आरो यारो में करंट से सवाल 10 से 12, जो टीसीएस में 30 से 35 सवाल आते हैं, करंट की भूमिका आरो यारो में है ही नहीं। तो यहां पर 3-4 चीजों को समझिएगा। क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और वो उसका नाम क्या बोल जाता है, हाँ, इकोनॉमिक्स से भी 10 से 12 सवाल रहते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनसंख्या, नगरीकरण और यूपी स्पेशल। जिसका ये 4-5 सेक्शन क्लियर है, वह पीटी निकालेगा, वह पीटी निकालेगा। ठीक, वह पीटी निकालेगा। देखो, कहीं ना कहीं तो आपको आधार चाहिए। पीटी ऐसे नहीं निकलता है कि बस हम पढ़ रही हैं, सारे सब्जेक्टों को तैयार कर रही हैं और पीटी निकल जाएगी, नहीं। हमको यह पता होना चाहिए कि हमारा फोकस कहां हो। वहां पर अगर हमने फोकस किया तभी एग्जाम निकलेगा, और फोकस ही पता नहीं है तो हम रात दिन पढ़ रही हैं, कभी इतिहास पढ़ लिया, कभी ज्योग्राफी पढ़ ली, कभी एनवायरमेंट उठा लिया, कभी इकोनॉमिक्स उठा लिया, कभी कुछ उठा लिया और पहुंच गए एग्जाम देने। तो ये बात क्लियर हो गई कि किस एरिया से प्रश्न अधिक पूछे। ये तो है आरओ का पाठ्यक्रम। यहां तक किसी को कोई समस्या? मेरे दोस्त बताओ। नो प्रॉब्लम। चलिए, ओके। अब आरओ की प्रकृति क्या है, नेचर, इसका व्यवहार क्या है, परीक्षा, ये तो पता लग गया कि इस एरिया से इतना इतना सवाल आए, लेकिन इसका व्यवहार क्या? पहली बात स्पष्ट रखिएगा कि क्या कि आरओ की परीक्षा में किसी भी विषय को छोड़ नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। पढ़ना तो सभी विषय पढ़े। क्या मैंने बोला? पढ़ना तो सभी विषय पढ़ेंगे, क्योंकि लगभग में सबके सवाल बराबर हैं, सबके सवाल बराबर हैं। अगर हम हिस्ट्री, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, जनसंख्या, नगरीकरण की अगर यही 4 पोर्शन की बात करें कि आप कहें कि इनसे सवाल अधिक आ गए, ये 4 पोर्शन तैयार कर लिए जाए, तो इतिहास को देखिएगा कि इतिहास आपको पढ़ना कहां से, प्राचीन इतिहास से लेकर और 1947 तक का इतिहास एक लंबा एरिया है। तब आपको 25 सवाल मिल रहे हैं, 25 में 25 तो आप सही भी कर लेंगे।
बताओ 25 में 25 तो सही नहीं करेंगे, एक लंबा पीरियड है। तो यहां के लिए हमें कुछ अलग रणनीति अपनानी होगी। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि सभी विषयों को पढ़ना, छोड़ना किसी विषय। पहली बात तो ये हमको कंफर्म होना चाहिए। दूसरी चीज कि सिलेबस छोटा नहीं है, देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, ऐसी वाली स्थिति है प्रारंभिक परीक्षा की। अगर हम सिलेबस जीएस की बात करें तो ऐसी स्थिति है कि देखने में तो बड़ा छोटा लगता है, कहने में आसान है, लेकिन जब करने जाएंगे तो ये लंबा एरिया है। तो यहां पर हमको किस तरीके से अध्ययन करना, तो आपको देखना होगा कि एग्जाम की प्रकृति क्या है, व्यवहार क्या है, नेचर क्या है। अभी ये सब चीजें छोड़िएगा, अवनीश मेरी तरफ देखिएगा, ठीक है। वो आयोग के ऊपर होता है, आयोग किस एरिया को बढ़ा दे यही आरो याद, मेरी बात को समझो। प्रकट आरो यारो का आप आज पेपर देखिएगा, तब ये आपको एग्जाम की प्रकृति समझ में आएगी, व्यवहार समझ में आएगा क्या है। अब ऐसा तो कर नहीं सकती है कि हमको तो पहले से कोई सपना तो आ नहीं रहा है कि किस एरिया से सवाल आ सकता है। कई बार आरो यारो की परीक्षा में क्या होता है कि 2016 का आप एग्जाम देखेंगे तो आप देखेंगे ज्योग्राफी के प्रश्न, वो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी के, और इंडियन ज्योग्राफी के व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, इन प्रश्नों को मिला के लगभग में ज्योग्राफी और एनवायरमेंट के मिला के 60 प्रश्न पूछे, अकेले 60 प्रश्न पूछे। अब जिसका ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ा हुआ है उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, और जिसका हिस्ट्री रहा, साइंस रहा, अन्य सब्जेक्ट रहे, तब तो दिक्कत हो गई, क्योंकि अकेले 60 सवाल हैं। आप देखेंगे 2019 में आरो यारो के पेपर में प्री यूपी स्पेशल जनसंख्या नगरीकरण मिला के लगभग में 45 सवाल रख दिए 2019 का। 45 सवाल थे। जो छात्र थे वो एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकल रहे थे तो रो रहे थे कि जनसंख्या नगरीकरण का कभी नहीं ऐसा सोचा था, यहां सवाल रख दिए 15 सवाल सीधा सीधा जनसंख्या नगरीकरण से पूछे। एक बार हिस्ट्री और पॉलिटी को मिलाकर उसने 50 सवाल रख दिए। यही उसका नेचर कि किसी भी एरिया को बढ़ा सकता है। ये आरो यारो की प्रारंभिक परीक्षा में देखा ही जाता है, देखा जाता है। तो कोर सब्जेक्ट कौन कौन है, जैसे कि हिस्ट्री है, ये आपको पढ़नी है अच्छे तरीके से। ज्योग्राफी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी है। अब अच्छे तरीके का मतलब ये नहीं है कि किताब उठाए और बैठ कर
पढ़ने में नहीं। अच्छे तरीके का मतलब यह है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हर एक विषय एक तरीके से नहीं पढ़ा जाता। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस तरीके से हिस्ट्री पढ़ रही है उसी तरीके से ज्योग्राफी पढ़ने लगे, उसी तरीके से पॉलिटी पढ़ने लगे। नहीं, ऐसे थोड़ी नहीं। फिर तो रेक्टिफिकेशन है, फिर एग्जाम निकालने की आप श्रेणी में है ही नहीं। मेरी बात आपको ये बात बुरी लग सकती है कि आप निगेटिविटी फैला रहे हो। नहीं, निगेटिविटी नहीं फैला, सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। क्योंकि देखिएगा, आप मेहनत करते हैं, आप अपना समय देते हैं, आप अपना पैसा खर्च करते हैं, उसका अगर परिणाम ना निकले तब बेकार। रातों रात जग रही है, मेहनत कर रही है, शरीर दर्द कर रहा है, फिर भी पढ़ रही है। आप एक वक्त खाना नहीं खाएंगे, लेकिन बुक लेके आएंगे, पढ़ेंगे, और उसका अगर परिणाम 0 आए तो फिर सोचिए। इसलिए मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक दोनों का आप देखिएगा, विषय अलग अलग हैं, दोनों का व्यवहार अलग अलग है। एक आपको इतिहास बता रहा है, एक आपको ज्योग्राफिकल एरिया बता रहा है, तो दोनों में अंतर है। दोनों को आप एक तरीके से कैसे पढ़ रहे हैं? नहीं, हिस्ट्री में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए क्या एनसीईआरटी पढ़े? नहीं, एनसीईआरटी आप अगर हड़प्पा पढ़ रहे हैं, वैदिक पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता है और क्यों है। इसको लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछेगा, इनके स्तरों को हमसे क्यों पूछा जा रहा है। तब यहां पर आपके दिमाग में स्वयं प्रश्न उठने लगे। वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ा तो आप उस पर विचार कीजिएगा 2 मिनट में। जैसे कि अन्य, अगर आप मान लीजिए मॉडर्न इंडिया की तरफ आते हैं, जैसे आप बात कर रही हैं कि आप कर्नाटक का युद्ध पढ़ते हैं, आप मैसूर का युद्ध पढ़ते हैं, आप सिंध का युद्ध पढ़ते हैं, आप प्लासी की लड़ाई पढ़ते हैं, आप बक्सर की लड़ाई पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ लिया कि सिराजुद्दौला और इनके बीच में हो गई प्लासी की लड़ाई। कोई भी लड़ाई जब आप पढ़ते हैं तो उसके पीछे का आपको कारण पता होना चाहिए, क्योंकि उसी कारण से कथन कारण का सवाल बनेगा, उसी कथन कारण से। और कारण के बाद में आपको घटना पता होनी चाहिए, और घटना के बाद में परिणाम पता होनी चाहिए, रचय। और उसका अगर आप देख रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए एक लाइन में कि उसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा। अगर ये 3-4 बिंदु आपको क्लियर है, प्रश्न किसी भी फॉर्मेट में बनाया जाएगा आपसे गलत नहीं होगा। क्योंकि आरोप में जो कथन कारण की और कूट की जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना अधिक बढ़ी है, ये आप देखिएगा कि पीसी यूपीएससी के पैटर्न को पूछा जाता है। यूपीएससी के पैटर्न, यूपीएससी के पैटर्न पर जब सवाल आ रहा है तो यूपीएससी में आपने सुना होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसी पैटर्न में पूछ रहा है। आरो यार, यहां भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए।
यहां भी तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बिना कॉन्सेप्ट के काम नहीं चलेगा। अगर ज्योग्राफी की बात करें, हमने अभी आपको बताया क्या कि आपसे ज्योग्राफी केवल और केवल मैपिंग ज्योग्राफी पूछी जाए, मैपिंग अभी पीछे ही हमने आपको बताया। तो मैपिंग ज्योग्राफी जब पूछी जाएगी तो आपको चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, दोनों की मैपिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैपिंग क्लियर होनी चाहिए। यानी कि नंबर ज्योग्राफी पढ़ने के लिए सबसे पहले किसी भी किताब से पढ़ रही हो, एटलस होना चाहिए आपके पास। नंबर 2, एक एक रुपए वाले जो बाजार में मैप मिलते हैं इंडिया का, वर्ल्ड के मैप मिलते हैं, एक एक रुपए के मिलते हैं। कभी भी जाइएगा आप बुक सेलर पर मिलते हैं खाली। यस, उन मैप को कम से कम 20-20 मैप खरीद लीजिए, 20-20 मैप खरीद लीजिए और स्वयं से भरना चालू कर दीजिए, स्वयं से। यही मैं कह रहा हूं कि काम करना पड़ेगा, यही मैं आपसे कह रहा हूं कि काम करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं कि कौन कर रहा है, ये कर रहा है, नथुला कर रहा है, यहां पढ़ रहा है, ये बोमगला कर रहा है, यहां एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे सब भूल जाएंगे। नथुला बोमगला यहाँ पर, बोमगला नथुला के पास में करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर गंगा नदी तंत्र आपसे पूछ लिया गया तो पता लगे कि आप सहायक नदी ही भूल गए। गंगा की दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है। क्यों? आपने काम ही नहीं किया, काम नहीं किया है, केवल पढ़ के गए, रट के गए, कब तक दिमाग में रहेगा? एक बार बना लोगे, 2 बार बना लोगे, मैप आपके दिमाग में बैठ चुका है। आपको पता है कि दाईं तरफ से कौन नदियां मिल रही है, बाईं तरफ से कौन मिल रही है। ये सब काम करना पड़ेगा। भले ही आपको 2 घंटे मिल रही है, 4 घंटे मिल रही है, लेकिन ईमानदारी से काम कीजिए। जो लोग काम करते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है, उन्हीं का सिलेक्शन होता है। पॉलिटी में अनुच्छेद मत रटिएगा, मत रटो अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने पूछे जाएंगे? 1 या 2। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यह क्लियर होना चाहिए। तब आप अपने भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, तब आप समझ पाएंगे क्या हमारे यहां पर क्या विशेषताएं हैं। आपसे पूछ लिया गया कि कथन ए कि संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, बी भारतीय संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण होगा। अब पता नहीं है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है या भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता। जब यह पता नहीं है तो प्रश्न गलत होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपको सारी डायमेंशन क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम की प्रगति, कथन, कारण, पूर्व, ये सब तरीके से प्रश्न बनाए पूछे जाते हैं। आपको हमने बताया क्या कि परीक्षा में आरो में सवाल कभी भी ज्यादा कम कर सकता है और होता है। इकोनॉमिक्स की बात करें, 4-5 टॉपिक हैं, उन्हीं को पढ़ लीजिए, हो जाएगा काम इकोनॉमिक्स का। बेसिक बजट आपका क्लियर होना चाहिए। बजट करंट का नहीं, बजट होता क्या है,
बजट वाला हो गया, गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, समावेशी विकास हो गया, उद्योग वाला टॉपिक हो गया, कृषि हो गया, या और सेवाएं हो गई। ये 3-4 टॉपिक आपको क्लियर है, इकोनॉमिक्स में क्लियर है, यहीं से सवाल आएगा। अब पढ़ रहे हो बैंकिंग प्रणाली, पूछा गया एक आ गया ना आ गया, क्योंकि अगर कृषि, सेवा, व्यापार इकोनॉमिक्स में नहीं पूछा जाएगा तो ज्योग्राफी के साथ आएगा। अभी हमने बताया उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, तो लाभ कहीं ना कहीं तो देगा। बात समझ में आ रही है? तो टॉपिक आपको भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि ये एरिया पढ़ लिया। करंट अफेयर्स के लिए बहुत चिंता की बात नहीं है, 15 सवाल आएंगे, रात दिन कर देंगे, तब भी आप मान के चलिएगा अभी से पढ़ने लगे तो 10 सवाल से ज्यादा नहीं बनेंगे, 10 सवाल से ज्यादा नहीं बनेंगे। तो जीएस वाला एरिया पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। हिंदी के लिए आपको 6 टॉपिक है, प्रतिदिन आप एक टॉपिक भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 6 टॉपिक बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और जीएस को यहां जब इस तरीके से पढ़ लेंगे, जब आप मेंस देने जाएंगे आपको जीएस से निश्चिंत है, कुछ करने नहीं। मेंस देने जाएंगे आप जीएस से निश्चिंत है, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी। इसकी अगर प्रवृत्ति देखें तो हमेशा बदलती रहती है। क्या रहती है? बदलती रहती है। इसकी प्रवृत्ति एक जैसी नहीं रहती है। और अब की बार में जो आरओ का पेपर होगा, आपको विश्वास दिला रही हूं कि अगर जिस छात्र ने काम नहीं किया है, हवा नहीं लगेगी, हवा नहीं लगेगी। डरने की जरूरत नहीं है, डरना नहीं है कि आप हमको डरा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम आपको बता रहे हैं, डरा नहीं रहे। क्योंकि जब भी एग्जाम क्या होता है, कैंसिल होने के बाद में री एग्जाम होता है, वो एग्जाम हमेशा हमेशा कठिन बनता है पिछले के अपेक्षा। तो पिछला वाला आप समझ गए होंगे किस पैटर्न का था, अब की बार वाला उसी पैटर्न का रहेगा, लेकिन लेवल उसका हाई रहेगा, हाई रहेगा। आरओ गली मोहल्ले में जो कोचिंग चलाते हैं उनका काम नहीं है आरओ की परीक्षा निकलवा देना, नहीं, उनके बस की भी नहीं है। आरओ को लोग ये समझते हैं बहुत हल्का एग्जाम है, हल्का नहीं है, टीसीएस से कठिन एग्जाम है। आरओ टीसीएस से कठिन एग्जाम है।